हेलो एवरीवन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो कौन सा एंजाइम है। तो वो एंजाइम है अमाइलेज एंजाइम। कौन सा है? अमाइलेज एंजाइम है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें अमाइलेज एंजाइम की कि ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है लार ग्रंथियों से। जो लार ग्रंथियाँ हमारे मुख में पाई जाती हैं उन्हीं से निकलता है ये अमाइलेज एंजाइम। और ये जो लार ग्रंथियाँ हैं इनकी संख्या कितनी होती है मुंह में? तो इनकी संख्या होती है 6। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इन्हीं लार ग्रंथियों से अमाइलेज एंजाइम निकलता है। अगर बात करें कि ये जो अमाइलेज एंजाइम है इसका काम क्या होता है, तो ये जो अमाइलेज एंजाइम है इसका काम होता है कि हम लोग जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसका पाचन करना इसका काम होता है। जैसे ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कुछ भी मीठा पदार्थ खाते हैं, तो मुख में ही जब ये अमाइलेज एंजाइम मिलता है तो जो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है उसका 90% तक यहीं पर भी पाचन हो जाता है। बाकी का जो 10% बचता है ये जब छोटी आंत में जाता है तो वहाँ पर इसका पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसका पाचन कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसका पाचन मुख में होता है और उसके बाद इसका पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें कि जो अमाइलेज एंजाइम है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है वो टाइलिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको जो है वो टाइलिन भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी के द्वारा टीआरई 2 में पूछा गया था। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इस वीडियो में बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चंस टीआरई में पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी ये वीडियो लगी कैसे आप हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो जो विटामिन B12 होता है इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। और जो ऑप्शन बी में दिया है कोबाल्मिन, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग कि जो ऑप्शन ए में दिया है थायमीन, ये कौन से विटामिन का रासायनिक नाम होता है, तो ये जो है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, विटामिन और उसके रासायनिक नाम आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये कुछ खास विटामिन हैं जिनके नाम रिपीट होते रहते हैं। इसीलिए इन सारे विटामिन को आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। जैसे कि विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसको रेटिनॉल कहा जाता है। जो विटामिन B1 होता है इसको थायमीन कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम जो है वो थायमीन है। इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो विटामिन B2 है इसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन कहा जाता है। जो विटामिन B6 है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है वो पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। इसके बाद जो विटामिन B12 है इसको साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कि कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो यही है विटामिन B12 जिसमें कि कोबाल्ट पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो विटामिन सी है इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। जो विटामिन ई है इसको टोकोफेरॉल कहा जाता है। जो विटामिन के है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो है वो फिलोकोनिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिलोकोनिन या फाइलोकोनिन कहा जाता है। जो विटामिन डी है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो है वो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। ये विटामिन और वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर जो बी के सेक्शन दिख रहे हैं आपको, B1, B2, B6 और C, ये जो 5 विटामिन हैं ये कैसे हैं, तो ये जो है वो जल में घुलनशील विटामिन हैं। कैसे हैं? जल में घुलनशील विटामिन हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन डी, ये जो 4 हैं ए, ई, के और डी, ये चारों के चारों जो है वो ये वसा में घुलनशील होते हैं। कहाँ पर? तो ये जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको याद करने का एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि कौन से विटामिन जो है कि वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कौन कौन से हैं, तो के, ई,
KEDA, ऐसे आप याद रख सकते हैं कीड़ा के नाम से, KEDA कीड़ा, कि अगर कीड़े को आप वसा में डालते हैं तो वो घुल जाता है, लेकिन पानी में जब डालते हैं कीड़े को तो वो नहीं घुलता है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि जो कीड़ा होता है वो वसा में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील नहीं होता है। कौन कौन से विटामिन हैं? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कह रहा है कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इनकी संख्या प्रत्येक सेल्स में, प्रत्येक कोशिका में सिर्फ और सिर्फ एक ही जोड़ी होती है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, एग्जामिनर ने यहाँ पर पूछा है कि मानव की जो गुर्दे की कोशिका होती है उसमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अगर हम लोग गुणसूत्रों की बात करें तो ये प्रत्येक सेल में बराबर होते हैं, चाहे वो सेल कहीं का भी हो, चाहे हाथ का हो, नाक का हो, आँख का हो या गुर्दे का हो, कहीं का भी हो, उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो बराबर होगी। बस एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर गुर्दे का नाम दे दिया है कि गुर्दे में कितने लिंग सूत्रों की गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कहीं का भी कैसा भी सेल हो उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो सदैव बराबर होगी। और ये जो गुणसूत्र होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी कुल संख्या जो है वो 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। कितने जोड़ी होती है? तो ये होती है 23 जोड़ी। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इन 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो सारे लोगों में समान होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जानवर में समान होते हैं ये जो 22 जोड़ी होते हैं गुणसूत्र। लेकिन जो 23वां जोड़ी होता है, ये जो 23वां जोड़ी होता है ये जो है वो महिलाओं में अलग होता है, ये जो है वो फीमेल्स में अलग होता है और मेल्स में ये अलग होता है। अगर बात करें कि फीमेल्स में ये 23वां जोड़ी कैसा होता है, तो जो फीमेल्स में 23वां जोड़ी होता है वो यक्स यक्स का पेयर होता है, और जो मेल्स में 23वां जोड़ी होता है वो यक्स वाई का पेयर होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें कि जो गुणसूत्र होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि जो हमारा शरीर है वो सेल्स से बना हुआ है, और सेल्स का जो बीच में केंद्रक पाया जाता है इसी में पाया जाता है डीएनए, इसी में पाया जाता है डीएनए। और ये जो डीएनए है यही एक खास प्रकार की संरचना का निर्माण करता है जुड़ जुड़ करके, जिसको कि गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो खास प्रकार की संरचना बनती है डीएनए की, ये जो खास प्रकार की संरचना बनती है इसी के ऊपर यहाँ पर जो है वो क्रोमोसोम्स जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? अरे सॉरी, यहाँ पर इसी के ऊपर जो है वो जीन्स जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? इसी के ऊपर जो है वो जीन्स जुड़े होते हैं। और ये जो जीन जुड़े होते हैं, इनका क्रम कैसा होता है? तो इनका क्रम जो है वो लीनियर टाइप का होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था कैसी होती है? तो जो गुणसूत्रों पर जीन लगे होते हैं इनकी व्यवस्था कैसी होती है? तो वो होती है लीनियर होती है, रैखिक होती है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि जो डीएनए होता है यही खास प्रकार की संरचना का निर्माण करके ये जो है वो क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है, और इसी क्रोमोसोम्स पर जो है वो जीन्स लगे होते हैं। और इनकी व्यवस्था कैसी होती है? तो इनकी व्यवस्था जो होती है वो लीनियर होती है, रैखिक होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो mRNA जो है वो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग आरएनए की बात करें कि जो आरएनए होता है वो हमारे शरीर में कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको अच्छे से पता है कि हमारा शरीर जो है वो सेल्स से मिलकर के बना होता है, और इसी सेल के केंद्र में जो है वो केंद्रक पाया जाता है, और इसी केंद्रक में ऐसे ऐसे कुछ सिंगल हेलिक्स की संरचना पाई जाती है। इसी को जो है वो आरएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को जो है वो आरएनए कहा जाता है। और ये जो आरएनए होता है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन है उसका संश्लेषण करना इस आरएनए का काम होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो आरएनए होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है आरआरएनए। कौन सा? आरआरएनए होता है। दूसरा जो है वो होता है टीआरएनए। दूसरा होता है टीआरएनए।
और तीसरा होता है mRNA। तीसरा कौन सा होता है? mRNA। ये जो है वो 3 मुख्य प्रकार होते हैं आरएनए के। अगर बात करें हम लोग काम का कि इनका काम क्या होता है, तो जो rRNA होता है इसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या करना? प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका काम होता है। जो mRNA होता है इसका काम क्या होता है? तो जो mRNA होता है इसका काम होता है कि मैसेज इकट्ठा करना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना कि पूरे शरीर में कहाँ पर प्रोटीन की कितनी आवश्यकता है, क्या है, कैसे है, उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना जो है वो mRNA का काम होता है। उसके बाद जो tRNA है इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। शरीर में जहाँ जहाँ पर भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने का काम ये tRNA करता है। इस तरीके से इन तीनों का काम जो है वो डिवाइड किया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है? तो हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है, जो सेल हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है WBC। क्या कहा जाता है? WBC कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। और इसी का वैज्ञानिक नाम होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है? लिम्फोसाइट। इसीलिए जो ऑप्शन बी में लिम्फोसाइट दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें लिम्फोसाइट की, ये जो लिम्फोसाइट होता है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि हमारे शरीर में बाहर से जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, जितने भी हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं हमारे शरीर में, उससे हमारे शरीर की रक्षा करने का काम जो है वो इस लिम्फोसाइट का होता है। और चूंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करती है पुलिस की तरह, इसीलिए इस लिम्फोसाइट को जो है वो पुलिस सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको जो है वो पुलिस सेल भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऑप्शन सी में यहाँ पर आपको RBC देखने को मिल रहा है। ये जो RBC है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइड। क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो RBC होता है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ये जो है वो ऑक्सीजन का पूरे शरीर में सप्लाई करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर लाने का काम ये करती है RBC, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए सेल्स के द्वारा ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। किसका? ग्लूकोज का किया जाता है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। जो सेल्स होती हैं ये अपना ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं? तो ये अपनी ऊर्जा जो है वो ग्लूकोज से प्राप्त करती हैं। और कैसे प्राप्त करती हैं? तो जब ग्लूकोज पहुँचता है सेल्स में तो इसको जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न किया जाता है। और जब ये बर्न होता है तो इससे जो है वो ATP का निर्माण होता है। और क्या होता है? तो इससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। और इसमें जो ATP का निर्माण होता है यही जो है वो ऊर्जा का स्रोत होता है सेल्स के लिए, कोशिकाओं के लिए। इसीलिए जो सेल्स होती हैं वो अपनी ऊर्जा कहाँ से पाती हैं? तो ये ऊर्जा अपनी जो है वो ग्लूकोज से पाती हैं। अगर हम लोग बात करें ATP की, कि जो ATP होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राईफॉस्फेट। एडिनो ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है? तो जो आनुवंशिकता होती है इसका साइंटिफिक स्टडी जो होता है उसको जेनेटिक्स कहा जाता है, या उसी को जो है वो आनुवंशिकी कहा जाता है हिंदी में। इसीलिए जो आनुवंशिकता है इसका संदर्भ किससे होगा? तो इसका संदर्भ जो है वो आनुवंशिकी से होगा, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें आनुवंशिकता की कि आनुवंशिकता क्या होती है, तो हमारे शरीर में कुछ खास तत्व पाए जाते हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, चाहे वो गुण हो, अवगुण हो, रोग हो या कुछ भी हो, ये जो वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति में कोई खास गुण है, उसके बाद उसके जो है वो बेटे में वो आ जाएगा, उसके बाद ये जो है उसके पोते में आ जाएगा। ऐसे ही करते करते जनरेशन टू जनरेशन ये फॉलो होता रहता है। इसी को जो है वो आनुवंशिकता कहा जाता है, और इसी के साइंटिफिक स्टडी को जो है वो आनुवंशिकी कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो आनुवंशिकता है इसका प्रयोग जो है वो, इस पर रिसर्च सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो इस पर रिसर्च जो है वो सबसे पहले ग्रेगर मेंडल के द्वारा की गई थी। जो ग्रेगर मेंडल हैं इन्हीं के द्वारा इस पर जो है वो सबसे पहले रिसर्च की गई थी आनुवंशिकता पर। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो मटर के पौधे पर किया था। किस पर किया था?
मटर के पौधे पर इन्होंने आनुवंशिकता का प्रयोग किया था ग्रेगर मेंडल ने। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो ग्रेगर मेंडल हैं, इनको जो है वो आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जो डीएनए की डबल हेलिक्स की संरचना है, इसकी खोज 2 वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। वो कौन कौन से थे? तो एक थे जेम्स वाटसन और दूसरे थे फ्रांसिस क्रिक। इन 2 लोगों के द्वारा मिलकर के की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना है, इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी 1953 ईस्वी में। कब की गई? 1953 ईस्वी में। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसी की खोज के लिए 1962 ईस्वी में इन लोगों को जो है वो चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो गुणसूत्रों के ऊपर जो जीनों की संख्या होती है, जो जीन होते हैं, उनकी अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको जो है वो जीन मानचित्रण कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो माता पिता से उसकी संतान में लक्षणों जो पहुंच जाते हैं, उसकी प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, जो आनुवंशिकता है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है वो ग्रेगर मेंडल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? इसकी खोज जो है वो ग्रेगर मेंडल के द्वारा की गई थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वनस्पति विज्ञान के, उसको जो है वो पादप कार्यकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप कार्यकी कहा जाता है। और इसी को अंग्रेजी में प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें हम लोग कि जो पादप कार्यकी है, इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है वो पौधों के कुछ खास गुण जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे करते हैं, पौधे जो हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, पौधे जो हैं वो अपने पूरे पौधे के अंदर वो जो है वो जल का संचार कैसे करते हैं, खनिजों का संचार कैसे करते हैं, ज़मीन से जो है कि खनिज पदार्थ कैसे अवशोषित करते हैं। ये सारी चीज़ों का अध्ययन जो है वो पादप कार्यकी के अंदर किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मृत जीवों के अपघटक हैं, अर्थात जो जीव मर जाते हैं उनका अपघटन किसके द्वारा किया जाता है। तो अपघटन का काम जो है वो जीवाणुओं के द्वारा और कवकों के द्वारा किया जाता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है और सी है ये दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। इसीलिए एक से अधिक वाला जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें अपघटक की कि ये अपघटक क्या होते हैं, तो अपघटक ऐसे जीव होते हैं हमारे प्रकृति में जो जटिल संरचनाएं हैं इनको सरल में बदलने का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई जीव मर गया या कोई के पेड़ पौधा गिर गया, सूख गया, इसको जो है वो डिग्रेड करने का काम कौन करते हैं। तो इसको डिग्रेड करने का काम जो है वो जीवाणु करते हैं और कवक करते हैं। इसलिए दोनों के दोनों अपघटक हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें वायरस की कि वायरस का एक अपघटक है, तो ये बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वायरस होता है ये अगर अकेले हो तो ये खुद ही निर्जीव की तरह होता है, इसमें खुद ही जान नहीं होती है। इसमें जान कब आती है? जब ये जीवित के साथ में जाता है। जो जीवित चीज़ें हैं, जो लिविंग चीज़ें हैं, जब उनके साथ जाता है तो उनके सेल्स में घुस करके ये मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जब जीव ही मर जाएगा तो फिर ये कैसे काम करेगा वायरस। इसीलिए जो वायरस होता है वो अपघटन का काम नहीं करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो फलीदार फसल कौन सी होती है? तो ऐसी फसल जिसके बीज को अगर आप तोड़ेंगे तो उसमें जो है वो फलक निकलेंगे। जैसे कि अगर आप जैसे घर में आपके चना होगा, उसको आप तोड़िए तो उसको देखेंगे कि उसमें 2 दल निकलेंगे। उसमें जो है वो 2 दल निकलेंगे, अलग अलग 2 चीज़ें आपको एक तरह की 2 चीज़ें देखने को मिलेंगे। उसी को जो है वो फली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फली कहा जाता है। और जिन भी फसलों में ये फली पाई जाती है उन फसलों को फलीदार फसल कहा जाता है।
और आप जितने भी दलहन फसलें देखे होंगे, जैसे कि मूंग है, चना है, मटर है, इन सारे की सारी जो फसलें हैं इसमें सब में फलक पाए जाते हैं, इसलिए सारी की सारी क्या हैं, फलीदार फसलें हैं। इसलिए जो ऑप्शन ए में दलहन दिया है ये बिल्कुल सही होगा। अगर बाजरा की बात करें तो क्या बाजरा को तोड़ने पर इसमें फलक निकलते हैं, तो बिल्कुल नहीं, इसलिए ये नहीं है। अन्य सारे अन्नों की बात करें तो जितने भी अन्न होते हैं किसी में भी ये फलक नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये भी सही नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ दलहन सही होगा। ये जो फलीदार फसलें होती हैं, ये जो फलीदार फसलें होती हैं, इनको अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार फलीदार फसल ना दे करके अंग्रेज़ी नाम दे दिया जाता है इसका, और इसको अंग्रेज़ी में लेगुमिनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, जो है वो अंग्रेज़ी में लेगुमिनस कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेगुमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक होता है। तो जो लेगुमिनस पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हेमोग्लोबिन आवश्यक होता है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें लेगुमिनस पौधे की, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जो फलीदार पौधे होते हैं जिनके बीजों में फलक पाई जाती है, उसी को जो है वो लेगुमिनस पौधे कहा जाता है अंग्रेजी में। और ये जो लेगुमिनस पौधे होते हैं इनमें जो गांठें पाई जाती हैं, इनमें जो गांठें पाई जाती है, इन्हीं गांठों में जो है वो लेग हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसी लेग हेमोग्लोबिन का उपयोग करके इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, अर्थात जो नाइट्रोजन होता है इसको नाइट्रेट में बदलते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं, और ये जड़ों में आकर के ये जो है वो मिट्टी में मिल जाता है, इसीलिए ये पौधे जो हैं वो उपजाऊता को बनाए रखते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात करें हम लोग कि जो पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन की बहुत ही आवश्यकता होती है, और हमारे जो वायुमंडल है इसमें 76% सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही पाया जाता है, फिर भी हमें क्यों आवश्यकता होती है कि पौधों में हम लोग यूरिया खाद का उपयोग करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को ऐसे ही स्वतः जो है वो ग्रहण नहीं कर लेते हैं। जो पौधे होते हैं वो नाइट्रेट के फॉर्म में वायुमंडल से जो है वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, और वायुमंडल में नाइट्रेट नहीं होता है बल्कि नाइट्रोजन होता है, इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है इसको नाइट्रेट के फॉर्म में बना करके फिर उसको खाद के रूप में पौधों में डालने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है, अर्थात जो ऑर्निथोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो जो ऑर्निथोलॉजी है इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो शब्द है ऑर्निथोलॉजी, इस शब्द से ही पता चल जाएगा आपको कि ये जो ऑर्निथोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये जो ऑर्निथोलॉजी है ये देखेंगे आप तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो है ऑर्निथो और एक है लॉजी, और ये दोनों के दोनों शब्द जो हैं वो लैटिन के हैं, और लैटिन में ऑर्निथो जो शब्द होता है वो पक्षियों के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए, तो ये जो है वो पक्षियों के लिए उपयोग किया जाता है, और लॉजी का उपयोग जो है वो साइंटिफिक अध्ययन के लिए किया जाता है। किसके लिए, तो ये जो है वो साइंटिफिक अध्ययन के लिए लॉजी का उपयोग किया जाता है। इसलिए शब्द से यह स्पष्ट है कि पक्षियों का जो अध्ययन है, साइंटिफिक अध्ययन है, उसी को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कीटहारी पौधा है। तो कीटहारी पौधा क्या होता है, तो ऐसे पौधे जो कि कीटों को खा करके अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, ऐसे पौधे को कीटहारी पौधा कहा जाता है। और इनमें से, इन ऑप्शनों में से जो ड्रासेरा दिया हुआ है, जो ड्रासेरा है ऑप्शन सी में, ये एक कीटहारी पौधा है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग कीटहारी पौधे की बात करें कि जो पौधे होते हैं वो कीट पतंगों को क्यों खाते हैं, ये जो पौधे होते हैं इन्हें नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और जब नाइट्रोजन की आवश्यकता इनकी पूरी नहीं हो पाती है तो इनके ऊपर जो कीट पतंग आकर के बैठते हैं उन्हीं को खा करके ये लोग अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करते हैं, इसीलिए इन्हें कीटहारी पौधा कहा जाता है। और ये जो कीटहारी पौधे के उदाहरण हैं ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एग्ज़ाम में बार बार कीटहारी पौधों के उदाहरण से ही क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको उदाहरण अच्छे से याद होना चाहिए। पहला उदाहरण तो आप यही याद रखिएगा ड्रासेरा का। दूसरा उदाहरण की बात करें तो आप याद रखिएगा वेनस फ्लाई ट्रैप। कौन सा, तो वो है वेनस फ्लाई ट्रैप। वेनस फ्लाई ट्रैप यह एक जो है वो कीटहारी पौधा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर
तीसरे उदाहरण की बात करें तो तीसरा उदाहरण है सुंड्यूज। क्या है? तो वो है सुंड्यू। ये सुंड्यू जो है यह भी एक कीटहारी पौधा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और चौथे की बात करें तो चौथा है नेपेंथेस। क्या है? चौथा है नेपेंथेस, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो नेपेंथेस है ये भी एक कीटहारी पौधा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पेड़ के उम्र की गणना कैसे की जाती है। तो पेड़ के उम्र की गणना जो है वो उसके कटे हुए तने पर जो घेरे बने रहते हैं उसके माप से की जाती है। इसीलिए जो ऑप्शन बी में दिया है ज़मीन से 1 मीटर ऊपर कटे तने के घेरे से माप की जाती है, ये बिल्कुल सही होगा। और ये घेरे कैसे होते हैं जिनसे कि किसी भी पेड़ के जीवन की गणना की जाती है। तो यहाँ पर इस फोटो में आप देख रहे हैं ये पेड़ का कटा हुआ तना है, और ये जो है वो क्या किया जाता है कि ज़मीन के कुछ थोड़ी से ऊपर 2-2.5 फीट ऊंचाई से इसको काटा जाता है। और इसको अगर 2-2.5 फीट ऊंचाई से काटेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर गोले गोले यहाँ पर रिंग दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको रिंग दिख रहे हैं, अच्छे से इस फोटो में दिख रहे हैं आपको। और ये जो रिंग्स हैं इसी के माध्यम से किसी भी पेड़ के जीवन काल की गणना की जाती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो वंशागति के अध्ययन को जो है वो जेनेटिक्स कहा जाता है, हिंदी में अनुवांशिकी कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो है वो ग्रेगर मेंडल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ग्रेगर मेंडल के द्वारा की गई थी। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो अपना प्रयोग जो है वो मटर के दाने पर इन्होंने किया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। तो पत्तियों से जब ऑक्सीजन निकलता है तो उसमें कौन सी भौतिक क्रिया होती है? इसमें जो है वो विसरण की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? विसरण की प्रक्रिया होती है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी के जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।